हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट 2023 के इस महाअभियान के इस पहले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, लघुतरीय और लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे और एग्जाम के पहले पूरी तरह से आपको एग्जाम से फाइट करने के लिए हम तैयार करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने शुरू किया हुआ है सॉलिड स्टेट के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल। तो देखिए, आइए पूरा, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी नहीं कि ऑब्जेक्टिव को टिक लगा दिया हटा के, नहीं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि एक सवाल इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उसका जवाब आप देने में सक्षम हो सके। तो दोस्त तैयार हो जाइए, इस टारगेट 2023 के महाअभियान के कड़ी में आप भी शामिल हो जाइए। देखिए, हमने क्वेश्चन लिख रखा है, निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकत्व दर्शाता है। दोस्त याद रखिए कि लोह चुंबकत्व का मतलब होता है दुनिया में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जिसको चुंबकीय फील्ड में रख दीजिए तो एकदम दौड़ के आकर्षित, मैंने समझिए कि जबरदस्त तरीके से आकर्षित होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड में जबरदस्त तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है लोह चुंबकत्व। मैंने वो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं और उस नेचर को, उस स्वभाव को लोह चुंबकत्व कहते हैं। तो मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो लोह चुंबकत्व दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, गैडोनियम है, CrO2 एक ऑक्साइड है और फिर भी दिखाता है। अब बताइए कि क्या मुझे अब आपको आंसर बताने की जरूरत पड़ी? आपने टिक लगा लिया, चॉइस में क्या दिया हुआ CrO2, मतलब ये जो भी आपको दिया गया पहला ही आंसर इसका सही है, CrO2। तो ध्यान दीजिए कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम और CrO2 लोह चुंबकीय, माने लोह चुंबकत्व का नेचर दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया CrO2। एकदम उसको नोट करते चलना है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। दोस्त, धातु तो विद्युत के गुण दिखाते ही हैं जनरली। कुछ ऑक्साइड हैं इस दुनिया में जो ऑक्साइड एकदम से धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाते हैं। तो आइए पहले वैसे कुछ ऑक्साइडों का हम लोग नाम लिखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद देखिए, ये है TiO, CrO2, ReO3, ETC। कुछ धातु के ये ऑक्साइड हैं देखिए, और ये करते क्या है, एग्जैक्ट धातु जैसा बिहेव करते हैं, धातु जैसा नेचर शो करते हैं। तो अब बताइए जरा कि क्या मुझे इस बार फिर से आंसर बताने की जरूरत पड़ी? इत्तेफाक देखिए कि दोनों क्वेश्चन जो हैं उसका आंसर जो है CrO2 ही है। जस्ट ये इत्तेफाक ही हो सकता है और कुछ नहीं, हालांकि दोनों के अलग अलग, एकदम कंप्लीटली अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक मतलब HCP संरचना में होता है। तो आपको बताना है कि तो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो देखिए दोस्त, मैं चाहूंगा कि ये आप याद रखिए ताकि आपको इस तरह के किसी भी सवाल के जवाब देने में समस्या ना हो। याद ये रखिए आप कि अगर HCP है, HCP, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, CN जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, वो होता है 12। अगर CCP है या FCC है तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं दोस्त 12, और BCC अगर रहे तो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 8। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको याद कर लीजिएगा तो इससे रिलेटेड HCP, CCP और FCC, इस तीनों में कोऑर्डिनेशन नंबर है 12 और BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। तो इस तरह से आपको SCP में पूछा गया है, तो इसका पहला ही चॉइस सही है, 12 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एचसीपी एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, ध्यान रखिएगा दोस्त, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो तुरंत क्या करेंगे, बारह पे टिके लगा देंगे। यहाँ पर वो नहीं पूछा गया, ये पूछा गया एचसीपी एकक कोशिका में परमाणु की संख्या, मतलब एकक कोशिका है, यूनिट सेल है, और उस यूनिट सेल में बताना है कि कितने परमाणु होते हैं एक यूनिट सेल में। तो उसके लिए भी मैं आपको हिंट्स देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अभी कहा आपको कि मेरा मकसद ये नहीं है कि हम आपको क्या करें कि केवल आंसर ठीक लगा दें। जरा देखिएगा, एक होता है सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में इसके एक एटम होते हैं। अगर बात करें एटम्स की संख्या तो इसमें होता है एक, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में। अगर बात करें हम लोग बॉडी सेंटर्ड बीसीसी में तो एटम की संख्या होती है इसमें 4। और एचसीपी की अगर बात करें, एचसीपी के एक यूनिट सेल में दोस्त याद रखिएगा, एक यूनिट सेल में एटम होते हैं 6। सिंपल यूनिट सेल अगर रहेगा तो उसमें एक ही मात्र एटम होते हैं। अगर बीसीसी रहेगा, बीसीसी, तो बीसीसी में होते हैं 2। बीसीसी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और सीसीपी में, मुझसे गलती हो गया, सीसीपी में जो होते हैं वो होते हैं 4। याद रखना है, सीसीपी में 4 होते हैं। की भी क्लोज पैकिंग, सीसीपी का मतलब क्लोज पैकिंग, और एचसीपी एकदम सही है, एचसीपी में होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो दोस्त याद रखेंगे, अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एकदम सिंपल सरल यूनिट सेल जो है, तो उसमें एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं? एक यूनिट सेल में मात्र एक ही परमाणु होते हैं। बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड जो होता है, उसमें 2 होते हैं। एक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है 2। सीसीपी हो, अगर क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो, तो उसमें परमाणु होते हैं 4। और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में परमाणुओं के एक यूनिट सेल में परमाणु कितने होते हैं? ये होते हैं 6। याद रखना होगा। 5वां क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए बल्कि डिफरेंट टाइप के एग्जामों के लिए। सोडियम ऑक्साइड Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। दोस्त इसे भी हम चाहते हैं कि समझने से पहले, इसका आंसर लगाने से पहले आप कुछ बात याद रखिए। यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो कोई एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में कोई एक एटम अन्य जितने एटम से जुड़ा हुआ, जरा ध्यान से देखिए, ये अगर इसकी बात करें तो ये कितने से जुड़ा हुआ? 1 2 3 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो आपको इसी तरह से बताना है कि Na2O में डिफरेंट जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कितना होता है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस कंपाउंड में कितना है जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो देखिए, अगर बात करें Na2O में तो ये हो जाएगा आपका Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और O माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, ZnS में आपको Zn जब प्लस होगा ये होगा 4 और S माइनस का भी होगा 4। याद रखना है, NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। फिर याद रखिए यह भी कि अगर आपको CsCl है तो CsCl में CS का 8 और Cl का भी 8 होता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा आप कि यही क्वेश्चन आते हैं हम लोग के, चूंकि सिलेबस में जो चीज़ है उसी से पूछा जाता है। तो Na2 में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर या सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन, जैसे यहाँ केवल सोडियम लिख दिया गया है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा कितना 4 होगा और ऑक्सीजन का जस्ट उसके 2 गुना हो जाएगा। उसी तरह से ZnS है तो Zn का उसमें +4 और S माइनस का भी, चूँकि देखिए दोनों पे क्या है, चार्ज जो है बराबर होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी माइनस का अच्छा दिए ही हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब फिर इसे आप नोट करिए, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आगे बात को बढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से हम हाजिर हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि कुछ और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है। तो इस सवाल को जानने से पहले स्टूडेंट्स आप ये जानें कि हम लोग के सिलेबस में जो सेल है वो है
सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। फिर BCC है और FCC है, इसी को आप अगर खाली CCP कह दीजिए, CCP या HCP। अब देखिए इसमें जो भरा हुआ जगह जिसको संकुलन क्षमता कहते हैं वो होता है 52.4%, मतलब 52.4% जगह भरा हुआ होता है, और इसमें होता है 68% भरा हुआ, और ये होता है 74%, मतलब कि 74% जगह भरा हुआ है। तो यहाँ सवाल पूछा गया रिक्ति का, तो 100 में से घटा लेंगे तो ये कितना हो गया 26%, ये कितना हो गया 100 में से घटा लेंगे तो 32%, और ये कितना हो गया तो 46 दशमलव कितना होगा 46.6%, 46 की 47 होगा, घटा कर देख लीजिएगा स्टूडेंट, 4 2 6 1 7। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो गया सिंपल क्यूबिक में, सॉरी BCC में पूछा गया, तो BCC हमारा है क्या चीज देखिए तो 32%। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब है पहला 32%। अब आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोस्त, देखिए दोस्त ये एक ऋणायन रिक्तिका होती है, ये ऋणायन रिक्तिका है। जब इसमें से चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ करके भर जाते हैं तो इसका नाम होता है, याद रखिएगा, F केंद्र। क्या नाम होता है इसका, F केंद्र, और इसी के कारण रंग उत्पन्न होता है, इसलिए रंगों का केंद्र कहते हैं इसको, रंगों का केंद्र कहते हैं। F केंद्र की वजह से रंग उत्पन्न होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह F सेंटर लिखा हुआ है। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो याद रखिएगा इस सवाल के जवाब के लिए हम चाहेंगे कि आप याद रखेंगे रबर, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज ग्लास। अच्छा दोस्त एक याद रखिए क्वार्ट्ज जो है ना, केवल क्वार्ट्ज रहे, केवल क्वार्ट्ज तो एक क्रिस्टलीय है, लेकिन क्वार्ट्ज के साथ कांच लग जाए, क्वार्ट्ज कांच हो जाए तो हो जाएगा अक्रिस्टलीय। तो रबर, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज कांच इत्यादि कुछ और सब्सटेंस होते हैं जो कि अक्रिस्टलीय है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो यहाँ जवाब दिख रहा है आपको, कांच इसका सही जवाब होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि कई बार अलग अलग चॉइस दे करके पूछा गया है। और देखिए ना एक मजेदार साहब कि यहाँ पर अक्रिस्टलीय को बेरवादार भी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया इस तरह से कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है, चॉइस मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन वही रहेगा, चॉइस बदला हुआ रहता है, लेकिन जनरली अक्रिस्टलीय पूछा जाता है। और 3-4 लाइन याद रखिएगा ना तो आप आंख बंद करके, आंख तो बंद करके नहीं, आंख खोल के ही जवाब देना होगा। तो ये देखिए हीरा, ग्रेफाइट, नमक और रबर है। अभी मैंने आपको बताया कि रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब यहाँ पर एक सवाल देखिए, ये सवाल देने के पीछे मेरा एक मकसद है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है। ये सवाल 2 तरीके से, लड़कों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है बहुत बार कि वो 14 लगा देते हैं, ठीक, ये गलत जवाब है। मूल क्रिस्टल तंत्र जो बेसिक जो क्रिस्टल तंत्र है आपका, क्रिस्टल सिस्टम है, उसकी संख्या है 7। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है 7। लेकिन अगर त्रिविमीय जालक कहा जाए या ब्रेवे जालक कहा जाए तो ब्रेवे जालक या त्रिविमीय जालक की जो संख्या है वो है 14। तो यहाँ एक ही साथ दोनों सवाल देने का मेरा मकसद है कि आप इन्हें समझ लीजिए। मूल क्रिस्टल तंत्र शब्द आएगा और दूसरा रहता है त्रिविमीय जालक, या इसके लिए जगह पर एक दूसरा शब्द लिखा रहता है ब्रेवे जालक, ब्रेवे जालक ये भी शब्द रहेगा। तो त्रिविमीय जालक रहे या ब्रेवे जालक रहे तो भी जवाब क्या होगा, तो 14 होगा। अब आते किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स, अगर ये आपको याद रखना है इस सवाल के जवाब, तो आप ये याद रखिए इसके लिए कि ZNS है जिसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है। उसी तरह से AgBr है, AgI है, इस तरह से कुछ और भी 1-2 कंपाउंड्स हैं, जैसे AgCl है जिसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है।
तो हमको यहाँ पूछा गया है कि किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैंकल दोष के लिए सही जवाब बी। एक्चुअली फ्रैंकल दोष, और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन होता है कि फ्रैंकल दोष और सटकी दोष में क्या अंतर है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, फ्रैंकल दोष और सटकी दोष में क्या अंतर है। या फिर यही क्वेश्चन हो सकता है कि किसमें सटकी दोष पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि सटकी दोष में जो कैटायन और एनायन होते हैं उनका साइज बड़ा माने लगभग बराबर होता है, जैसे NaCl। तो इस तरह के कंपाउंड्स में क्या होते हैं, तो सटकी दोष पाया जाता है। हाँ, एक बात और भी है कि जो AgBr है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल दोष और सटकी दोष दोनों, इसमें फ्रैंकल भी है और प्लस सटकी डिफेक्ट, ये दोनों ही दोष पाया जाता है, फ्रैंकल दोष भी और सटकी दोष भी। तो स्टूडेंट्स फिर भेंट होगी अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तब तक आप उनमें तैयारी पर ख्याल रखें, अपनी तैयारी का ध्यान रखते हुए आप पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।